ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मददगार मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निडवंचा, तालुका व ज़िला बीदर, आप सभी का इस संवेदा ई कलिका प्रोग्राम की ई क्लास में तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हम सब ने हश्तम जमात के मज़मून समाजी साइंस के एक अहम सबक तिजारती मुताल्ले की इकाइयों के मुतालिक गुफ्तगू की थी। तो आज के इस दूसरे वक्फे में हम इस उन्वान के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है, माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की डैश इक़साम है, यानी माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की कितनी इक़साम हैं? जी हाँ, माशाअल्लाह, माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की 3 इक़साम है। अब बताइए, तिजारत एक डैश सरगर्मी है, यानी तिजारत कौन सी सरगर्मी है? सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि तिजारत एक माशी सरगर्मी है। अब बताइए, दुकानदार डैश से अशिया खरीदते हैं, यानी दुकानदार किस से या फिर कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं? वेरी गुड, दुकानदार थोक फरोशों से या फिर बड़े ताजिरों से अशिया खरीदते हैं। अब बताइए, डैश से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं? वेरी गुड, पैसे से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं। अब बताइए, अशिया और ख़िदमात की तक़सीम को डैश कहते हैं, यानी चीज़ों और ख़िदमात की तक़सीम को क्या कहते हैं? माशाअल्लाह, अशिया और ख़िदमात की तक़सीम को हम तबादला कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले और सबक शुरू करने से पहले आप और हम मिलकर एक और सरगर्मी करने जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं। पहले शख्स के हाथ में बिस्किट है, वो उस बिस्किट को दूसरे शख्स को दे रहा है या फिर फ़रोख्त कर रहा है, और दूसरा शख्स उस बिस्किट को ले लेता है या फिर ख़रीद लेता है। अब जिस शख्स ने बिस्किट ख़रीदा है, उसके बदले में वो पहले शख्स को चॉकलेट बेच रहा है और दूसरा शख्स वो चॉकलेट ले लेता है। तो बच्चों, अब बताइए, इस अमल को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, हम उसे तबादला कहेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं तबादले का मरहला। मज़दूरों की तक़सीम अशिया की जल्द तैयारी में मावन ना हो सकी, यानी मज़दूरों की तक़सीम चीज़ों की जल्द तैयारी में मददगार नहीं हुई। जो चीज़ें तैयार होती थीं वो जल्द ही बराह रास्त बदल जाती थी, यानी तबादले के मरहले में कोई चीज़ देकर कोई और चीज़ ख़रीदना, ये अमल किया जाता था। इस तरह से जो चीज़ें तैयार होती थी वो बहुत ही जल्द बदल जाती थी। चीज़ों के बदले में चीज़ लेना मुबादला या मुकायजा कहलाता है, यानी किसी चीज़ को फ़रोख्त करके उसके बदले में कोई और चीज़ लेना, उसे हम मुबादला या फिर मुकायजा कहते हैं। हम यहाँ टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर भी है लोहार का औजार के बदले अनाज का तबादला, यानी लोहार के पास औजार या आला है, वो उसे बेचकर किसान से अनाज खरीदना चाहता है। और दूसरी तस्वीर में किसान का अनाज के बदले औजार का तबादला, यानी किसान अपना अनाज बेचकर लोहार के पास से औजार खरीदना चाहता है। इस अमल को हम मुबादला या मुकायजा कहते हैं। बच्चों, बराह रास्त तबादले में चंद एक मसाइल पैदा होने लगे, यानी तबादले के मरहले में चंद एक मसाइल होने लगे। वो कौन से हैं? आइए हम देखते हैं मुबादले की सूरत में होने वाले मसाइल। पहला है ज़रूरियात के दुगने इत्तेफाक की कमी। अगर
दो आदमी चीज़ के बदले चीज़ में एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं। यानी दो शख्स आपस में राज़ी हैं कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो आपस में उन्हें बदल कर तबादला कर सकते हैं, तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं बच्चों। इस तरह का दुगना इत्तेफाक बहुत कम पाया जाता है। मसलन लोहार औजार के बदले अनाज का तबादला चाहता है, मगर किसान अनाज के बदले औजार का नहीं बल्कि फलों का तबादला चाहता है। यानी लोहार अपना औजार बेचकर किसान से अनाज खरीदना चाहता है, लेकिन किसान अनाज बेचकर औजार नहीं खरीदना चाहता बल्कि वो औजार के बदले फल खरीदना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में तिजारत या तबादला बहुत ही मुश्किल होता था। दूसरा है मुश्तरका कीमत के नाप की कमी। ये एक बहुत मुश्किल अमर था कि एक चीज़ की मकदार को दूसरी चीज़ के बदले के तौर पर फैसला किया जाए। यानी ये बहुत ही मुश्किल काम था कि कोई एक चीज़ की जो मकदार है उसको किसी दूसरी चीज़ के बदले में किस तरह से बदला जाए। यानी एक चीज़ हम जब बेचते हैं उसकी मकदार के हिसाब से दूसरी चीज़ जो हम ख़रीद रहे हैं उसकी मकदार क्या हो, ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता था। मिसाल के तौर पर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मकदार के जवार के बदले कितनी मकदार का दूसरा अनाज हो। यानी एक मकदार का जो जवार हम बेच रहे हैं और उसके बदले में हम दूसरा कोई अनाज खरीदना चाहते हैं तो उसकी मकदार क्या हो और कितनी हो, ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता था। अब तीसरा देखते हैं हम ज़ैली तकसीम की मुश्किल। यहाँ चंद एक जानवरों की तकसीम बहुत मुश्किल थी। यानी इस मरहले में जानवरों की तकसीम मुश्किल थी। मिसाल के तौर पर एक गाय के बदले कितनी भेड़ें दी जाएं। यानी गाय एक बड़ा जानवर है और भेड़ एक छोटा जानवर है, तो अब अगर हम गाय का तबादला भेड़ों के बदले में करना चाहते हैं तो एक गाय को बेचने पर या उसे देने पर उसके बदले में हम कितनी भेड़ें जो है उसकी कीमत के तौर पर लें, ये भी फैसला करना बहुत ही मुश्किल अमर था। चौथा है चीज़ों को जमा करने की मुश्किल या इनका नकल व हमल। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी एक बड़ा मसला था और साथ ही साथ एक चीज़ को एक लंबी मुद्दत तक महफूज रखना भी एक मसला था। यानी तबादले के मरहले में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये बहुत ही मुश्किल काम था और साथ ही साथ उन चीज़ों को एक लंबी मुद्दत तक बाहिफाजत रखना ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर एक और सरगर्मी करने जा रहे हैं। सही है या गलत बताइए। पहला है चीज़ों के बदले चीज़ लेना मुबादला या मुकायजा कहलाता है। क्या ये सही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये सही है। अब बताइए अगर दो आदमी चीज़ के बदले चीज़ में एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं। क्या ये सही है या गलत? माशाअल्लाह, ये जुमला बिल्कुल सही है। अब बताइए तबादले के मरहले में जानवरों की तकसीम आसान थी। क्या तबादले के मरहलों में जानवरों की तकसीम आसान थी? सही है या गलत? जी ये गलत है। तबादले के मरहले में जानवरों की तकसीम मुश्किल थी। अब बताइए तबादले के मरहले में अशिया को मुंतकिल करना और महफूज रखना मुश्किल था। क्या ये सही है या गलत? वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब हम देखते हैं पैसे की मईशत का मरहला। तबादले के ज़रिए अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त में दरपेश मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तबादले के कई एक ज़राए का इस्तेमाल होने लगा। यानी तिजारत और तबादले के जो मरहले में मुश्किलात पेश आते थे उन्हें दूर करने के लिए कई एक वसीलों या फिर ज़रायों का इस्तेमाल होने लगा। मिसाल के तौर पर जानवरों की खाल, गाय की खाल वगैरह। यानी जानवर और गाय की खालों को तबादले या तिजारत के एक वसीला या फिर एक ज़रिए के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में धातों को तबादले का ज़रिया बनाया गया। यानी तबादले के वसीले के तौर पर चंद एक धातों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे कि तांबा, चांदी और सोना वगैरह। फिर बाद में धातों को एक मखसूस साख्त और वज़न देने के बाद
ان کے ذریعے تبادلے کا طریقہ لایا گیا، یعنی دھاتوں کو ایک خاص وزن اور ساخت دینے کے بعد ان کے ذریعے سے تبادلے کا طریقہ انجام دیے جانے لگا۔ اس کے بعد تانبا، چاندی اور سونے کے سکے وجود میں آئے، یعنی اس کے بعد ان دھاتوں سے تانبا، چاندی اور سونے کے سکے بنائے گئے اور ان سے تبادلہ یا تجارت ہونے لگی۔ اس صورت میں بھی چند ایک مشکلات سامنے آئیں، خاص کر ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں منتقل کرنا، یعنی اس حالت میں بھی چند ایک مسائل تھے کہ کس طرح ان سکوں کو یا ان دھاتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا سکے۔ آخرکار کاغذ کے روپیوں کا استعمال وجود میں آیا، یعنی کاغذی پیسہ یا پھر کاغذی روپیے کا استعمال شروع ہوا۔ کاغذی پیسہ دراصل مرکزی حکومت کے بینک کی جانب سے دی جانے والی علامتی قیمت ہوتی ہے، جسے مکمل طور پر حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو کاغذی پیسہ ہوتا ہے وہ ملک کے مرکزی حکومت کے مرکزی بینک کی جو ہے علامتی قیمت ہوتی ہے اور اسے مکمل طور پر حکومت کی حمایت حاصل رہتی ہے۔ ہم اپنی ٹی وی اسکرین پر کاغذی روپیہ یا پیسے کی چند تصاویر دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ آج کل بینک کی رقومات چیک، ڈرافٹ، بل اور کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی تبادلے اور تجارت کے لیے کاغذی پیسے کے علاوہ چیک یا پھر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ شہری اقتصادی مرحلہ۔ بینک کی رقم مبادلے کا ذریعہ بننے کا طریقہ کا رواج تجارت کی بڑھوتری کا باعث بنا، یعنی جو بینک کی طرف سے رقم یا پھر پیسہ ملتا تھا وہ مبادلہ یا تبادلہ یا پھر تجارت کے فروغ اور بڑھوتری میں ایک اہم کردار نبھانے لگا۔ لوگ زیادہ چیزیں بنانے لگے، یعنی تاجر اور افراد پیداواری زیادہ چیزیں تیار کرنے لگے اور لوگوں تک فراہم کرنے لگے۔ ان چیزوں کے بنانے والے اپنی چیزوں کے ساتھ ایک مقررہ جگہ پر وقفہ سے جڑنے لگے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ ہو سکے، جن کو مقامی بازار کہا جانے لگا۔ یعنی جو لوگ چیزیں بناتے تھے انہیں ایک مقررہ مقام پر جڑنے کی ضرورت تھی، وہ وقتاً فوقتاً اس مقام پر آیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی چیزیں بیچ سکیں۔ انہی مقامات کو اور انہی جگہوں کو مقامی بازار کہا جانے لگا۔ آپ تصویر میں ایک بازار کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ آہستہ آہستہ یہ مقامی بازار چیزوں کے تبادلے کا مرکز بن گئے، یعنی جو یہ مقامی بازار تھے دھیرے دھیرے یہ ایک تجارت کا مرکز بننے لگے۔ بتدریج یہ مقام بازار، قصبوں اور شہروں کی صورت اختیار کرنے لگے اور اشیاء کے تبادلے کا مرکز بن گئے، یعنی دھیرے دھیرے ان کی توسیع ہونے لگی۔ یہ صرف بازار ہی نہیں رہے بلکہ قصبے اور شہروں کی صورت انہوں نے اختیار کر لی اور یہ تجارت یا پھر تبادلے کے اہم مراکز بن گئے بچوں۔ باقاعدہ تاجروں کا وجود ہونے لگا، یعنی اس مرحلے میں باقاعدہ تاجروں کا وجود ہونے لگا۔ انہوں نے دستکاروں کو ایک مقررہ جگہ آنے کی دعوت دی اور انہیں درکار خام اشیاء فراہم کی، یعنی تاجروں نے دستکاروں یا پھر فنکاروں کو ایک مخصوص مقام پر آنے کی دعوت دی اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں انہیں وہ فراہم کرنے لگے۔ آپ اور ہم یہاں تصویر میں تاجر اور دستکار دونوں کو دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ بنی سوری چیزیں تیار کی جانے لگیں اور صارفین تک پہنچائی جانے لگیں، یعنی بنی بنائی چیزیں تیار ہونے کے بعد لوگوں تک یا پھر گاہکوں تک فراہم کی جانے لگی۔ اس مرحلے میں تجارت وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی اور بازار کی توسیع ہونے لگی، یعنی اس مرحلے میں تجارت بڑے پیمانے پر پھیلنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ بازار بھی بڑے ہونے لگے۔ تو بچوں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ایک اور سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ہے جانوروں کی ڈیش تبادلے کا ایک ذریعہ تھی، یعنی جانوروں کی ایسی وہ کون سی چیز تھی جسے تبادلے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؟ بتائیے۔ ویری گڈ، جانوروں کی کھال تبادلے کا ایک ذریعہ تھی۔ اب بتائیے کاغذی پیسہ ڈیش بینک کی جانب سے دی جانے والی علامت ہوتی ہے،
यानी कागजी रुपया या पैसा कौन से बैंक की जानिब से दी जाने वाली अलामत होती है? वेरी गुड, कागजी पैसा मरकजी बैंक की जानिब से दी जाने वाली अलामत होती है। अब बताइए डैश चीज़ों के तबादले का मरकज़ बन गए, यानी कौन से मुकाम या कौन सी जगह चीज़ों के तबादले का मरकज़ बने? सुभान अल्लाह, मुकामी बाज़ार चीज़ों के तबादले का मरकज़ बन गए। अब बताइए डैश मरहले में तिजारत वसी पैमाने पर फैलने लगी, यानी कौन से मरहले में तिजारत बड़े पैमाने पर फैलने लगी? वेरी गुड, शहरी इक़्तिसादी मरहले में तिजारत वसी पैमाने पर फैलने लगी। अब हम देखते हैं बैनुल अक़वामी तिजारत का मरहला। जोग्राफियाई ईजादात 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान दरियाफ्त हुई, यानी नए नए मुकामात या नए ममालिक की जो दरियाफ्त थी वो 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान हुई। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश किया, यानी कोलंबस ने अमेरिका पहुंचने का बहरी रास्ता तलाश किया। इसके साथ साथ वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान पहुंचने का बहरी या फिर समंदरी रास्ता तलाश किया। मैगलन एक पुर्तगाली जहाज़रां या मुल्ला स्पेन के बादशाह की मदद से दुनिया का चक्कर लगाया, यानी मैगलन कौन था? मैगलन एक पुर्तगाली जहाज़रां या फिर मुल्ला था। उसने स्पेन के बादशाह की मदद से दुनिया का चक्कर लगाया। हम मैगलन की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसने जनूबी अमेरिका के जनूबी रास को पार किया और बहरुल काहिल तक जा पहुंचा। ये फिलिपाइन के जजीरों को गया और वहीं मारा गया, यानी वो फिलिपाइन के जजीरों तक पहुंचा और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मगर इसका जहाज़ 3 साल बाद स्पेन वापस आ गया। ये दुनिया का पहला जहाज़ था जिसने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया, यानी इसके इंतकाल के बावजूद इसका जहाज़ 3 साल बाद वापस स्पेन पहुंचा और ये दुनिया का पहला जहाज़ था जिसने समंदरी सफ़र तय करके दुनिया का चक्कर लगाया था। सनअती इनकलाब जो इंग्लैंड में आया, जोग्राफियाई दरियाफ्तों ने बड़े पैमाने पर अशिया की पैदावार न सिर्फ मुकामी बाज़ारों के लिए बल्कि बैरूनी ममालिक के लिए भी ममद व मुआवन बनी। यानी इंग्लैंड में सनअती इनकलाब जब आया और इसके साथ साथ जो नए ममालिक की खोज हुई, ये दोनों चीज़ें तिजारत के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। यानी मशीनों के ज़रिए से बेहतर और जल्द चीज़ें तैयार की जाने लगीं और साथ ही साथ ये सिर्फ मुकामी बाज़ारों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई एक ममालिक में इन्हें भेजा जाने लगा और इस तरह तिजारत बैनुल अक़वामी तौर पर होने लगी। मयारी चीज़ें मशीनों के ज़रिए बनने लगी, यानी चीज़ों की तैयारी में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ जिससे मयारी चीज़ें बनी और साथ ही चीज़ें जल्द तैयार हुई। यहाँ हम एक तस्वीर में मशीनों के ज़रिए चीज़ों की तैयारी का मंजर देख सकते हैं। हमल व नकल और मवासिलात में इनकलाब ने तिजारती मराकिज़ की तोसी का ज़रिया बने, यानी जो सनअती इनकलाब आया और उसके ज़रिए से जो ट्रेन की ईजादात हुई और साथ ही साथ बहरी जहाज़ भी बेहतर तौर पर बनाए जाने लगे। इन तमाम के ज़रिए तिजारत बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी। तैयार शुदा चीज़ें न सिर्फ मुकामी बाज़ारों तक पहुँचाई गईं बल्कि बैनुल अक़वामी बाज़ारों तक भी पहुँचने लगी। यानी जो चीज़ें एक मुकाम पर बनाई जाती थी ट्रेन और फिर बहरी जहाज़ों के ज़रिए सिर्फ मुकामी बाज़ार तक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई एक ममालिक में इन्हें पहुँचाया जाने लगा। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम सब एक और सरगर्मी करने जा रहे हैं। सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला है जोग्राफियाई ईजादात डैशवीं सदी ईस्वी के दरमियान हुई। पहला है 15वीं और 16वीं सदी, दूसरा 11वीं और 16वीं, तीसरा 12वीं और 13वीं, चौथा 10वीं और 11वीं। तो बताइए सही जवाब कौन सा है? वेरी गुड, जोग्राफियाई ईजादात 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान हुई। अब बताइए डैश ने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश किया, यानी किसने हिंदुस्तान का समंदरी रास्ता तलाश किया? पहला है फर्नांडिस, दूसरा मैगलान, तीसरा वास्को डी गामा और चौथा कोलंबस। वेरी गुड, वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान पहुंचने का बहरी रास्ता
तलाश किया। अब बताइए डैश के जहाज ने दुनिया का चक्कर लगाया, यानी किस के जहाज ने दुनिया का बहरी सफ़र तय करके दुनिया का चक्कर लगाया। पहला डेविड, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा कोलंबस या चौथा मैगलन। वेरी गुड, मैगलन के जहाज ने दुनिया का चक्कर लगाया। तो बच्चों अब हम देखते हैं माशी तरक्की में तिजारत और कारोबार का किरदार। तिजारत के माने अशिया की खरीद व फरोख्त है, यानी तिजारत के माने चीज़ों को खरीदना और बेचना है। साथ ही साथ कारोबार तिजारत में मिलकर तिजारत को फ़रोग़ देता है, और कारोबार जो है तिजारत का एक हिस्सा है जो तिजारत को बढ़ाने में मदद करता है। तिजारत की मावन चीज़ों में नकल व हमल, बैंक, गोदाम की सहूलियत, इश्तिहारी कंपनियां, बीमा कंपनियां हैं। यानी तिजारत को फ़रोग़ देने में कौन कौन मददगार हैं? नकल व हमल के ज़राए, बैंक, गोदाम, इश्तिहारी कंपनियां और बीमा कंपनी, ये तमाम मिलकर तिजारत को फ़रोग़ देने में और उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। व्यापारी लोग सारफीन को इनकी रोज़ाना की ज़रूरियात की चीज़ें बहम पहुँचाते हैं, यानी जो ताजिर और व्यापारी होते हैं वो ग्राहकों या सारफीन तक उनकी रोज़ाना की जो ज़रूरियात होती हैं वो पहुँचाया करते हैं बच्चों। वो साथ ही चंद एक खिदमात भी मुहैया करते हैं, वो चीज़ों के अलावा चंद एक खिदमात भी लोगों तक फराहम करते हैं। तिजारत के पुरसुकून अंदाज में चलने में, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में बैंक मदद करते हैं और माली इमदाद भी फराहम करते हैं। यानी ताजिरों को बैंक माली इमदाद फराहम करते हैं और इस तरह बैंक ताजिरों को मदद करते हैं और तिजारत को फ़रोग़ देते हैं। बीमा कंपनियां भी इन चीज़ों के हमल व नकल के दौरान ज़ाय हो जाने पर या गोदाम में ज़ख़ीरे के मौके पर होने वाले नुकसानात की ज़िम्मेदारी लेती हैं। यानी जो बीमा कंपनियां होती हैं, अगर ताजिरों को कोई नुकसान होता है तिजारत में या उनकी चीज़ें कहीं ज़ाया हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बीमा कंपनियां ताजिरों की माली इमदाद करती हैं बच्चों। गोदाम भी चीज़ों को एक जगह महफूज रखने में मदद देते हैं और पैदावार और खपत के दरमियान का वास्ता बनते हैं। यानी गोदाम चीज़ों को एक जगह महफूज या फिर बहिफाजत रखने में ताजिरों की मदद करते हैं। साथ ही साथ वो अशिया की तैयारी और उसके खर्च के दरमियान का राब्ता बनते हैं। इश्तिहारी कंपनियां तैयार शुदा अशिया के मुतालिक मालूमात देती हैं और मार्केट में दस्तयाब चीज़ों से मुतालिक मालूमात बहम पहुंचाती हैं। यानी जो इश्तिहारी कंपनियां या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं, वो चीज़ों या फिर अशिया के मुतालिक मालूमात लोगों तक फराहम करती हैं। कौन फराहम करती हैं? इश्तिहारी कंपनियां वो मालूमात लोगों तक फराहम करती हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दीजिए। ताजिरों को माली इमदाद कौन फराहम करता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ताजिरों को माली इमदाद बैंक फराहम करता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे तिजारत की अहमियत का खुलासा। तिजारत की अहमियत का खुलासा यही है कि तैयार शुदा चीज़ें सारफीन तक मुसलसिल पहुँचती रहें। यानी जो अशिया या चीज़ें तैयार की जाती हैं और जो बनाई जाती हैं चीज़ें, वो मुसलसल लोगों तक पहुँचती रहें। यही तिजारत की अहमियत का खुलासा है। तिजारत ज़रूरत के अनासिर को पैदा करने के कारखानों का क़ायम करने में मदद देती है। यानी जो चीज़ें तैयार करनी होती हैं वो कहाँ तैयार की जाती हैं? वो कारखानों में तैयार की जाती है। तो तिजारत कारखानों के क़याम करने में मदद करती है। तिजारत दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करती है और मरकज़ बनाने में मदद देती है। तिजारत सिर्फ मुकामी बाज़ार तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई एक ममालिक में ये की जाती है। इस तरह ये मुख्तलिफ़ ममालिक के अलग अलग तहज़ीबों को मिलाने में मदद करती है। तिजारत व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। यानी तिजारत ताजिरों और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने और मुनाफा कमाने का मौका देती है। तिजारत के ज़रिए कीमतों में बराबरी आती है और ख़यालात और तहज़ीब को मिलाती है और कौमी व बैनुल अक़वामी यकजहती को फ़रोग़ देती है। यानी तिजारत के ज़रिए कीमतें बराबर रहती हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो अलग अलग तहज़ीबें होती हैं इसको वो फ़रोग़ देती है और इसको
ملاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی یکجہتی یا پھر بھائی چارے کو بھی تجارت فروغ دیتی ہے۔ تجارت حکومت کی مدد کرتی ہے، اس کی امداد کی صورت قیمتوں، ٹیکسوں اور فرائض کے ذریعے، جو کہ حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی تجارت حکومت یا پھر سرکار کی مدد کرتی ہے۔ وہ کیسے مدد کرتی ہے؟ وہ حکومت کو ٹیکس ادا کرتی ہے، جس سے ملک اور حکومت کی معاشی یا پھر مالی امداد حاصل ہوتی ہے اور ملک کی قومی آمدنی بڑھتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 21ویں صدی میں تجارت کی ترقی۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی 21ویں صدی کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں بچوں۔ اس میں انٹرنیٹ بینکنگ، بیمہ کمپنیوں کی نجی کاری، ٹیلی مارکیٹ کا طریقہ، پھر اس کے علاوہ الیکٹرانک اشتہار جیسی تمام سہولیات حاصل ہوتی ہیں، اور اس جیسی دوسری چیزیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کثیر ملکی کمپنیاں یعنی MNC اپنی تجارت کئی ایک ملکوں میں پھیلا چکی ہیں۔ MNC یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز، یعنی یہ بڑے پیمانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بین الاقوامی طور پر یہ کئی ایک ممالک میں اپنی چیزیں پہنچاتی ہیں اور تجارت کرتی ہیں۔ ہم یہاں اپنے ٹی وی اسکرین پر چند جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کی نام دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ یہ پیداوار کو بڑھانے اور دنیا بھر کے بازاروں میں اپنی چیزوں کو بھیج رہی ہیں، اور ان کی قیمتیں مسابقتی ہوتی ہیں، یعنی یہ زیادہ پیداوار کرتی ہیں، اور جو اشیاء یہ بناتے ہیں وہ صرف ایک ہی مقام پر نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ بھیجتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں بچوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تجارت انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، یعنی 21ویں صدی کے اس دور میں تجارت جو ہے بہت ہی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، تو چلیے ہم چند سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہے، اشیاء کے بدلے اشیاء کا آپسی لین دین کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کوئی شے یا کوئی چیز بیچ کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز خریدنا، اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ ویری گڈ بچوں، اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین مبادلہ یا پھر مقایضہ کہلاتا ہے۔ اب بتائیے، سکے بنانے کے لیے کون سی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ویری گڈ، سکے بنانے کے لیے تانبا، چاندی اور سونے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بتائیے، بازار کی توسیع کس تجارتی مرحلے میں ہوئی؟ یعنی بازار کون سے تجارتی مرحلے میں بڑھا اور فروغ پایا؟ ویری گڈ، بازار کی توسیع شہری اقتصادی مرحلے میں ہوئی۔ اب بتائیے، صنعتی انقلاب کون سے ملک میں آیا؟ سبحان اللہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا کہ صنعتی انقلاب انگلینڈ میں آیا۔ کس صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے، اشیاء کو کہاں پر ذخیرہ کر کے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کون سے مقام پر چیزوں کو جمع کر کے حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اشیاء کو گودام میں ذخیرہ کر کے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے، کاروبار اور تجارت حکومت کو کیا ادا کرتے ہیں جس سے معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے؟ ویری گڈ، کاروبار اور تجارت حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں جس سے معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے بچوں۔ تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وقفے میں ہم نے تجارتی مطالعے کی اکائیوں کے متعلق کافی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ تو میں آپ کو گھر پر کام دینے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اسے کریں گے اور اپنے اسکول کے اساتذہ کو بھی دکھائیں گے۔ آپ کا سوال ہے، تجارت کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو بچوں، میں محمد عبدالمبین، مددگار معلم، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول نڑونچا، تعلقہ و ضلع بیدر، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے ہمارے اس ای کلاس میں شرکت فرمائی۔ خدا حافظ۔ अनुदिना